दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने गिरावट देखी है। अब आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में ऑल टाइम हाई मारता हुआ दिखाई देगा आपको निफ्टी 50। उसके बावजूद भी जेपी पावर में गिरावट क्या है उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जेपी पावर के लिए। क्या है वो गुड न्यूज़ उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जेपी पावर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक 8.5 से सीधा 15 को पार किया और अब उतनी ही तेज़ी से फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है स्टॉक गिरावट में, इन सारी बातों को समझेंगे और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है। वैसे तो ये छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन क्या ये अपनी पुरानी हाई जो 2020 के पहले हुआ करती थी और आने वाले समय में क्या उस लेवल पे पहुंचा जाएगा वापस स्टॉक, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो यह स्टॉक समझ सकते हो कि इस समय पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, क्योंकि बहुत ही पुरानी कंपनी है और कोल बेस्ड पावर प्लांट तो है, इसके साथ में इसका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 12.85 पर रही, जहाँ पे 1.91% की गिरावट हुई, यानी लगभग 2% के आसपास की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे देख ही सकते हो यह स्टॉक 50 पैसे के आसपास हुआ करता था 27 मार्च 2020 को। कोरोना काल में ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था और उस समय भी इस पर हमने रेगुलर वीडियो बनाए और उसमें पोटेंशियल दिख रहा था कि स्टॉक दौड़ेगा। मैंने उस समय भी कहा कि यह स्टॉक कमाल कर सकता है और इसने कमाल किया, बिल्कुल ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और आप ये देख सकते हो कि 14 जनवरी 2022 को यह लगभग 11 रुपये तक पहुंच गया, यानी जो स्टॉक 50 पैसे के आसपास था वो 11 रुपये तक कम से कम पहुंच गया। और जो लोगों का इन्वेस्टमेंट था आप समझ सकते हो कि जिसका 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था वो सीधा 22 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। बहुत कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न मिला, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। आप समझ सकते हो वहाँ से 11 से इसमें फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई हैवी हो गई और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 11 के आसपास था वो लगभग 5.5 तक पहुँच गया। आप देखें तो 24 मार्च 2023 को ये 5.5 के आसपास था, लगभग आधी कीमत में। जहाँ से स्टॉक ने शुरुआत की थी वहाँ से आधी कीमत में आ गया, क्योंकि इससे पहले वो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका था। 50 पैसे का स्टॉक 11 तक चला गया और फिर आप देख सकते हो 11 से जब गिरावट हुई तो 5.5 तक आ गया। लेकिन ये देख सकते हो कि 25 अक्टूबर के आसपास तो आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी नीचे थी। उस हिसाब से देखो 25 अक्टूबर को अगर आप देखें तो इसकी प्राइस आप समझ सकते हो कि 8.75 यानी 8.5 के आसपास था। जो 8.5 का स्टॉक था वो 15 तक पहुंचा। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी थी, कम समय में ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला। बड़े इन्वेस्टर जो भारी निवेश करते हैं उनके लिए मौका अच्छा है, प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर बनेगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है। 2022 में ऑलरेडी 11 तक जाके आ चुका है, तो अब इसमें बड़ी गिरावट की संभावना है। इसके बीच में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि UN में इस बार COP28 हो रहा है, जिसमें क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। आने वाले समय जो जो देख सकते हो कि जो कार्बन एमिशन है उसको किस तरह से कम करना है, पोल्यूशन कम करना है, उसके ऊपर ये जो बड़ी समिट होने जा रही है। तो UN चीफ ने कहा है कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ भारत ने कहा है कि कोयला भारत का मुख्य एनर्जी सोर्स है और आगे भी रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। तो दुबई में 12 दिसंबर तक चलने वाला जो ये COP28 का जो समिट है शुरू हो चुका है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कोयले और अन्य फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करना होगा। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही वजह कि वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस पर भारत ने कहा कि आने वाले सालों में कोयला भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि कोयला भारत का मेन एनर्जी सोर्स है और फ्यूचर में भी रहेगा। भारत ने भले ही अपने नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी को 44% तक बढ़ा लिया हो, लेकिन अभी भी 73% जो ऊर्जा की जरूरत है वो कोयले के माध्यम से ही पूरी होती है। और क्वात्रा ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई यात्रा के पहले प्रेस ब्रीफिंग में कही है, यानी सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि वो आने वाले समय भी कोयले को बंद नहीं करने, कोयले का इस्तेमाल अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। वैसे हर साल करीब 4000 करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। इससे एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स
वैश्विक स्तर पर बिजली बनाने के कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सबसे बड़ा इसमें उपयोग हो रहा है। एमिशन को कम करने के लिए कोयले की निर्भरता को कम करने की बात कही जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मौजूदा तरीके से एमिशन होता रहा तो 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर कहीं पर भीषण सूखा पड़ेगा तो कहीं पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। ग्लेशियर भी पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। इससे समुद्र के किनारे कई बसे हुए शहर पानी में डूब जाएंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इंडिया ने अपना क्लियर कर दिया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस समय ज़रूरी है कोयला और हम उसका इस्तेमाल आगे भी करते रहेंगे। हम अपने वादे पे पूरी तरह से अड़िग है, लेकिन कोयले का इस्तेमाल आगे भी जाएगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी सरकार ने विश्व मंच पर भी कह दिया कि आने वाले समय भी हम कोयले का इस्तेमाल करते रहेंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के संदीप बागला ने इस समय बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि स्मॉल कैप सेगमेंट इस समय देख सकते हो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी आने वाले समय इसमें और अच्छी संभावना बन सकती है। कुछ स्टॉक जरूर इस समय महंगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर चाहे मिड कैप का देखो या स्मॉल कैप का महंगा नहीं है। वहाँ पे अभी भी खरीदारी की संभावना, उसमें आप समझ सकते हो कि अच्छे जो स्टॉक है स्मॉल कैप के वो दौड़ेंगे जरूर। तो देख सकते हो कि यह ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला की तरफ से कहा गया है कि उनको इस समय जो अच्छा लग रहा है वो है पावर सेक्टर, और उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप। तो आप समझ सकते हो उनके हिसाब से जेपी पावर जैसे स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, जिसकी प्राइस नहीं बढ़ी है, क्योंकि 2022 में भी ये 11 तक चला गया था और अब देखें तो लगभग उस बात को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के बाद भी अगर उसी लेवल पे अगर प्राइस मिल रही है तो ये अंडर वैल्यू कह सकते हैं, और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी बनेगी। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे लग रहे, और आने वाले समय एक शानदार तेज़ी बनेगी। और उसका सेक्टर स्पेशली देखो पावर सेक्टर, रिन्यूएबल का सेक्टर हो, या फिर आप देखें तो फॉसिल फ्यूल्स का सेक्टर हो, जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और ऐसे में इन शेयरों में तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे उनका ये भी कहना है कि जनरल इलेक्शन के पहले एक बड़ी रैली आ सकती है मार्केट में और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट भी निकल कर आई है कि अप्रैल से लेके अक्टूबर के दौरान आप देखें तो जो डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 8.8% बढ़ी है, जो 686.7 बिलियन यूनिट्स के आसपास रही है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 630.7 बिलियन यूनिट के आसपास थी। इसका मतलब ये है कि कोयले आधारित ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय इसका असर Q3 में देखने को मिलेगा, जो Q3 बेहतर रह सकता है। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर में तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो ईपीएस इसका 0.12 है और इसका पीबी रेशियो 0.8 है। मार्केट कैप इसका 8,807 करोड़ का है और इसकी बुक वैल्यू 16.11 है। एबिटाडा ग्रोथ इसकी 339.87 करोड़ की है और इसका पी रेशियो 107 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है और इसका आरओई 0.4% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है। तो फंडामेंटल इसके ठीक है। फिलहाल कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो आपको 767.44 करोड़ दिखाई देगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 108.89 करोड़ है और कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आपको -879.66 करोड़ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए राहत भरी खबर है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को कम किया। सितंबर 2022 में जहाँ पे 94.63% की शेयर होल्डिंग पैटर्न उनकी गिरवी रखे हुए थे, उसमें से उन्होंने कम करके 79.2% पे लाए। तो ये एक अच्छी पहल है। प्रमोटर अपने गिरवी शेयर को छुड़ाना शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय और भी इसमें पॉजिटिव संभावना बनेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी पेयर कंपनियां देखें तो आपको टोरेंट पावर दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 952 रुपीज़ के आसपास है और इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। SJVN जिसकी प्राइस 84 है, मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है। नेवली लिंकलाइन जिसकी प्राइस 170 और मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है। CSE 100 रुपीज़ की प्राइस है, मार्केट कैप 13,321 का है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसकी प्राइस 142 की और मार्केट कैप 12,724 करोड़ का है। जेपी की बात करें तो 12.85 की प्राइस है और मार्केट कैप 8,806 का है। रिलायंस पावर जिसकी प्राइस 20 रुपीज़ है, मार्केट कैप मात्र 7,946 का है। रिलायंस इंफ्रा की बात करें प्राइस 194 के आसपास, लेकिन मार्केट कैप मात्र 7,686 का है। इसके अलावा नावा जिसकी प्राइस 384 की है, मार्केट कैप मात्र 5,775 का। PTC इंडिया जिसकी प्राइस 161 और मार्केट कैप 4,783 करोड़ के आसपास। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि जेपी पावर से कम मार्केट के वाली प्राइस आप देखें तो 300-400 तक है। ऐसे में ये स्टॉक भी डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छा इसमें मौका देकर निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वेट करें थोड़ी और इसमें गिरावट हो सकती है। अगर आपको ये 9.5 से 10 के आसपास मिले तो इसमें खरीदारी करें। आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म में ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।